हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 38। इसका करेंगे पार्ट 2, जो कि हमारा संविधान संशोधन। चलिए गाइस, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा, ठीक है। हम जो है चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए। अभी हम जो पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 38 पे। एक पार्ट इसका हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और यहाँ इसे ख़त्म कर देंगे। चलिए गाइस, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम नोट्स हम कर चुके हैं इसके, और कुछ 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, कहाँ है? ये रहा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लिखा है, भारतीय संविधान के लिए जो है प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। कब लाया गया था गाइस? हमारा 1951 में लाया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो आर्टिकल है 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 42, 372, 376 में संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद यानी कि दो नए आर्टिकल्स को जोड़ा गया। एक तो है 31 का और 31 खा को जोड़ा गया, और एक जो है अनुसूची यानी कि एक शेड्यूल को भी जोड़ा गया, जो कि थी नवी अनुसूची। ठीक है, तो इतना ही था फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित है? ओके, तो ये गाइस इसमें देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ठीक है, और लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से। तो गाइस, हमारा आंसर तो होना चाहिए सी। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये भूमि सुधार से संबंधित था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधार। ठीक है, तो यही मिल रहा है। तो इसमें गाइस क्या हुआ था कि हुआ कब था, ये अधिनियम आया कब, मतलब संशोधन हुआ 1951 में हुआ था। दो नए अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स जोड़े गए, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा 31 का खा, और एक अनुसूची यानी कि नवी अनुसूची। लिखा है, ताकि कुछ राज्यों में जो कृषि और कृषि भूमि संबंधी जो सुधार है उनके संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानून को चुनौती ना दी जा सके। मतलब ये था किसके लिए? भूमि सुधार कानूनों के लिए जो आया था ये संविधान संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जो है परिवर्धित हुई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। मतलब ऐसा संविधान संशोधन कब आया? तो देखिए, राजस्थान का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है जो 15वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1963 द्वारा अंतः स्थापित आर्टिकल 124(2)(a) के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि बनाकर उपबंध करे। तो कौन सा संविधान संशोधन? 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। फिर इसमें लिखा है निम्नांकित संविधान संशोधनों को सम्मिलित कीजिए। मतलब बताना है कि कौन सा कब क्या हुआ था। तो गाइस देखिए, सारे तो हम अभी नहीं पढ़ के आए हैं। जो हमने अभी पढ़ा है वो तो एक आप मान सकते हैं कि ये वाला तो हमने पढ़ा है। 52 में दल बदल अधिनियम की बात की गई थी। चलिए बाकी भी हम देख लेते हैं। तो क्या हम एक से आंसर बता सकते हैं? तो फोर्थ का था बी, मतलब बी। तो गाइस फोर्थ का है बी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं बता सकते। चलिए हम कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं व्याख्या। देखिए, 13वां संविधान संशोधन नागालैंड के लिए था। 18वां संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम राज्य के पुनर्परिभाषित किया गया 18वें में। 39 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, और ये 52 दल बदल अधिनियम। तो वैसे ये तीनों हमने नहीं पढ़े थे। जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में जो नया आए ना उसको ऐड करा करिए। बाकी इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि ये हमें पता है, ये हम पहले कर चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ वही है कि यहाँ पे कुछ संविधान संशोधन है, और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन है उसकी बात की गई। तो 61वां हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर चुनिए। तो 61वें में हमने गैस क्या देखा था कि जो मतदान के लिए आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी।
और 42वां क्या था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसमें मैच कराना है क्या? तो इसमें मैच कराना होगा दोस्तों, चलिए मैच कराते हैं। सही है, इसमें मैच कराना। तो 61वां क्या था गाइस आपका, कुछ ये वाला था। ठीक है, यानी कि जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अब 42वें संविधान संशोधन में तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे अच्छा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, ये कब हुआ है? और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द, तो ये वाला जो है ना गाइस, ये आपका है 42वां संविधान संशोधन में। हमने बहुत 3 चीज़ें जोड़ी थी। ठीक है, जिसमें एक था पंथ निरपेक्ष, यानी कि इसको हम बोल देते हैं धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, तो ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का सीमन जो है आपका 44वें संविधान संशोधन से, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, ये आपका 38वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण। ओके, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमन गाइस आपका है 38वां संविधान संशोधन 1975। संपत्ति का अधिकार आपका 44वां संविधान संशोधन था आपका 1978 में। 21 से 18 वर्ष जो है मतदान की आयु 61st में था। एंड जो है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, यानी उद्देशिका को ही हम बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब गाइस क्या बोलते हैं, जो संविधान की उद्देशिका होती है, जो स्टार्टिंग में लिखी होती है ना, वो। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ये होता है 1976 में। चलिए फिर से हम देखते हैं गाइस संविधान संशोधन। इसमें लिखा है संविधान 69 यानी कि 69 अधिनियम 1991 में आया। ठीक है, एक लिखा है आपका 75वां 75। तो 75 में क्या हुआ ये देखना है हमें, और यहाँ पे लिखा है 80 और यहाँ पे लिखा है 83। ठीक है, तो वैसे इसमें हमें मैच ही कराना है। चलिए आइए देखते हैं। तो 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69 में, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा। 75 में हमने क्या देखा, राज्य स्तरीय किराया अधिकार अधिकरणों की स्थापना। तो गाइस इसमें क्या नया हो गया आपका 75वां क्या है, राज्य स्तरीय किराया अधिकरण, इनकी स्थापना। 80वें में क्या है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और 83rd में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इसकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। देखिए इसमें हमने क्या देखा, 80वें में वित्त आयोग की 10वें वित्त आयोग की सिफारिश। 83rd में अरुणाचल प्रदेश में पंचायतें होती हैं, उसमें जो अनुसूचित जातियां हैं यानी कि एससी के लिए आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एससी है ही नहीं। चलिए, और 75 में हमने किराया अधिकरणों की बात करी है राज्य स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है सूची 1 सूची 2। तो गाइस यहाँ पे फिर से कुछ अनुच्छेद हैं और मतलब कुछ संशोधन है, और ये किस संविधान संशोधन से हैं, किस वर्ष के हैं, वो बात करी गई। तो इसमें लिखा है अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति। ओके, दूसरा रिक्तियों में बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का संरक्षण। फिर इसमें है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण। फिर मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करना। ओके, तो बस चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं सीधा। देखिए एक तो हो गया आपका कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो ये आपका था 97वां संविधान संशोधन 2011। रिक्तियों में बैकलॉग को भरना, किसमें, एससी और एसटी में जो आरक्षण है ना उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये आपका था 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है इसी लिए। ठीक है, और सहकारी समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 99वें संविधान संशोधन ये जो कि 2014 में हुआ था, उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया था जब आपके प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी जी। फिर 91वां संविधान संशोधन जो कि 2013 की बात है, इसमें हमने बात करी थी मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करना। मतलब क्या बोला कि 15% एटलीस्ट जो है मंत्री होने चाहिए, मिनिमम राज्यों में 12 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है 15% जो आपकी विधानसभा की संख्या है उसकी।
और लोकसभा में 15%, जो आपकी लोकसभा के सदस्य संख्या है उसके 15%। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो सिंपल है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो इसमें क्या है कि संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्तन किया गया, अनेक प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। तो इसमें लिखा है 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 केशवानंद भारती मामले में दिया गया निर्णय। तो ये इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती 1973। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया से उससे क्या होता है, सरकार को कठिनाइयां होने लगती हैं, तो उसको दूर करना था। तो सरकार ने क्या करा, 42वां संविधान संशोधन किया और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, जिससे क्या है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने में से रोका गया। हम इसमें क्या हुआ था, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ले आए 1976। तो इसमें इन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया। हम इसे लघु संविधान कहते हैं क्योंकि वो इसे चेंज करना चाहते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। चलिए, निम्न में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मतलब देखिए, जब संविधान बनता है तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना गाइस, वो संविधान में नहीं थी, तो हमने उसे संविधान में ऐड किया। कौन था संविधान संशोधन था जब हमने इसे ऐड किया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। और कौन सी समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे हमने ऐसा किया। इसका वर्णन क्या है भारतीय संविधान के भाग 4 का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात कर रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन से आई। कौन सा भाग जोड़ा गया? 4th का के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आया? 51 का में आया। ठीक है, तो इसने कहा कि हमारे उस वक्त क्या थे, टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। ठीक है, अब क्या होता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, मतलब 10 से हो गए 11। तो इसमें लिखा है मूलतः सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया। मतलब हम कहें कि मौलिक कर्तव्य आपके यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कौन से संविधान से मिली है? तो सोवियत संघ के संविधान से। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब ये नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन में आई, एक भाग जोड़ा 4 का, एक आर्टिकल जोड़ा 51 का, 10 मौलिक कर्तव्य थे जिसको बढ़ाकर 11 कर दिया। कब किया गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है तब। और हमने ये कहाँ से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया है। जो रशिया है ना गाइस, आज बड़ा था। पहले हम रशिया सबसे बड़ा पार्ट था किसका? सोवियत संघ का। 1991 में ये विभाजित विघटित हो गया। ठीक है, उससे पहले हम सोवियत संघ ही बोलते थे। भारत के संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया गया। मतलब इसने कहा कि 44वां संविधान संशोधन जो आया था उसमें प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है उसको न्यायिक पुनरावलोकन से अलग कर दिया। ठीक है, फिर भारत के संविधान के जो 99वां संशोधन है उसको भारत के उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रहा था। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। चलिए अभी सब देखिए। तो गाइस इसका आंसर है बी, यानी कि केवल 2। चलिए अब समझते थोड़ा सा। इसमें लिखा है 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में आर्टिकल 329 को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होता है उसके जो निर्वाचन है उसको न्यायिक पुनर्वलोकन से परे कर दिया गया। ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। मतलब देखिए क्या था, यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार थी। ठीक है, इस टाइम तो इन्होंने कहा कि जो ये राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या स्पीकर है, इनका जो निर्वाचन हो रहा है ना उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे इनकी सरकार गई तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978। इन्होंने कहा भैया वापस से होगा। ठीक है, जो ये सरकार ने मना कर दिया था वापस से होगा, मतलब इन लोगों का भी न्यायिक पुनरावलोकन होगा। चलिए अब है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए। तो ये वाला संविधान संशोधन 2014, प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मोदी जी आ गए। तो इन्होंने क्या किया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक कर दिया। मतलब न्यायालय ने कहा भैया ये हमारी स्वतंत्रता का क्या है? उल्लंघन है।
तो इसको हमने क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। तो ये सही है, ठीक है, बस यही था। मतलब इसने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमने क्या, एक आयोग बना दिया सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। बस यही बात थी। कौन सा संविधान संशोधन, 99वां, 2014। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कुछ चेंज करना था, कर दिया उन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए। फिर इसमें लिखा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। तो दल बदल पर प्रतिबंध कब लगा था, 1985 में लगा था। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो गाइस यहाँ देखिए, संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा गया, एक 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है। अब लिखा है कि इसके तहत क्या हुआ, किसी दल के निर्वाचित सदस्य की दल बदल पर रोक लगाई गई। मतलब एक सदस्य है, पार्टी ए में है, ये क्या कर रहा है, अपने मन से कभी भी उठ के पार्टी बी में चला गया। तो भैया इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या लाए, संविधान में हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सा संशोधन हुआ, 52, 1985 की बात है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किया गया, फिर से हुआ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें। तो हमें क्या याद रखना है, ये दल बदल पर रोक के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो मतलब दल बदल को रोकने के लिए हमने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन लाए 1985, ठीक है। और कौन सी अनुसूची जोड़ी, 10वीं। तो जो ये वाला संशोधन है वो किसके लिए, दल बदल के लिए। फिर है भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। फिर वही क्वेश्चन 52। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो है यहाँ देखिएगा, इस भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया। आर्टिकल 394 का को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधन सहित हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया। चलिए एक चीज़ देखते हैं, ये आया है आपका UPRO ARO 2016 प्री का है, एग्जाम का पेपर है, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके जो नोट्स हैं ना गाइस उससे बिल्कुल नया है, ठीक है। तो इसे अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिएगा अलग से। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है। तो कौन सा है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या होता है कि 21 साल से आयु को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी कि अब 18 वर्ष के व्यक्ति या उससे बड़े वोट दे सकते हैं। और ये जो है प्रभावी कब हुआ, ये 1989 में प्रभावी हुआ। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र, ये रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन। फिर लिखा है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये कौन से सन में आता है, ये आता है 1991 में, लेकिन ये प्रभावी कब होता है, 1 फरवरी 1992 को, ठीक है। तो क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया दिल्ली को, ठीक है। इसे संघ राज्य क्षेत्र यानी कि हम बोलते हैं ना NCR, नहीं संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा, मतलब ये यूनियन टेरिटरी भी है, तो यूनियन टेरिटरी के पास विधानसभा नहीं होती, बट इसके पास विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। तो ये जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें से 8 हैं टोटल हमारे पास अभी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के पास विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
सपरिवर्तित करता है। तो अभी हमने देखा 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। देखिए किस चीज़ से है आपका 79वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए क्या होता है कि लोकसभा है और जो विधानसभा है उसमें आपका SC होता है और ST होता है, इनको आरक्षण देने के लिए। ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति यानी ये ST होता है, ये SC होता है, के आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ देखिए 79 संविधान संशोधन 1999 1999 द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। ठीक है, ये तो SC ST के लिए बात कर ली। फिर एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्याख्या की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो यानी कि SC ST और एंग्लो इंडियंस की, ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं हम। अब 95वें संविधान संशोधन 2009 में क्या फिर इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जब 2009 में बढ़ाया तो 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया हुआ। अब क्या होता है गाइस कि 104वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ 2019 में हुआ। ठीक है, तब क्या हुआ कि लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उसमें हमने SC और ST का जो आरक्षण है उसको तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, लेकिन जो आपका एंग्लो इंडियंस है ना, इसका वाला निष्प्रभावी हो गया, यानी इसको हमने खत्म कर दिया। मतलब अब ये और आगे 10 वर्ष के लिए नहीं जाएगा। SC ST जाएगा बट ये नहीं जाएगा। फिर यहाँ लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन से किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। लिखा है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। तो गाइस 93वां संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है संविधान में 93 कब हुआ आपका 101 में। यहाँ पे क्या क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं ना, आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया। ठीक है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई, निःशुल्क मतलब फ्री और अनिवार्य शिक्षा, जो अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2002 के रूप में जाना गया। मतलब हुआ ये था लेकिन जाना ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत देखिए फंडामेंटल राइट्स में हमने एक आर्टिकल जोड़ा है 21 का, मतलब ये भी एक आपका मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, तो इसने कहा कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 क और टा जोड़ा गया। इस संशोधन विधेयक यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। मतलब आपको जो अधिनियम याद रखना है वो रहा ये। फिर लिखा है 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ, किस वर्ष से लागू हुआ गाइस। तो ये लागू देखिए कहानी तो 2002 की हिसाब किताब वाली चल रही थी, लेकिन लागू ये होता है 2010 में, बहुत बाद में। देखिए अधिनियम जो है आपका, देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू कब हो रहा है गाइस, कितने 8 साल अप्रॉक्स 7 से 8 साल बाद, यानी कि 2010 में। तो इसको याद रखिएगा। तो इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 का, 21 के बाद एक 21 का यानी ए को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की जो आयु है उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया। अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया। ये तो कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ, देखिए ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार
प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद यानी कि कौन सा आपका 21 संविधान में जोड़ा। तो सिंपल है गाइस, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया। मतलब पहले एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था, इसको फिर एक समय ऐसा आया जब इसको अलग अलग कर दिया गया। तो ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से होता है, तो ये रहा आपका 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति यानी कि एससी अनुसूचित जनजाति के जो संयुक्त मतलब दोनों का एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 और 338 का में क्रमशः कौन कौन से आ गए। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। कौन से दो आर्टिकल, आर्टिकल 338 और दूसरा आर्टिकल 338 का या ए, कुछ भी कह लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्य संख्या का और राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का जो आकार है या विधानसभा में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो उसकी जो भी सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं होगा। और विधानसभा में यानी कि जो विधानमंडल की अगर हम बात करें, मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए और मैक्सिमम विधानसभा की सदस्य संख्या के 15%, बस इसके बीच में होने चाहिए। और लोकसभा में तो बोला है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए सन 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, यानी मंत्री की संख्या कितनी भी हो सकती थी। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता था कि वो कितने मंत्री रखना चाहते हैं। ठीक है, अब लिखा है 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 75 तथा आर्टिकल 164 में संशोधन करके, दोनों में संशोधन किया गया, 71 में भी और 164 में भी। तो गाइस यहाँ पे संशोधन करके इन दो आर्टिकल्स में संशोधन करना है, 75 और 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रियों की कुल संख्या क्या होगी, लोकसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। और जहाँ तक हम बात करें विधानसभाओं की, यानी कि जो राज्यों में विधानसभा है उसमें 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा क्या है, 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। और जब इसमें संशोधन किया गया तो क्या हुआ, देखिए 10वीं अनुसूची के तहत निर्रहित जो सदन है कि किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य, ये गाइस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा है, निम्नलिखित भारतीय संविधान में संशोधन में से कौन सा संविधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। ये भी रिपीट हो गया, इसका आंसर भी देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो ये है आपका 93rd, आइए समझिए। देखिए लिखा है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जो है आरक्षण दिया गया। और कितना आरक्षण दिया गया, 27%। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के आर्टिकल 15 में खंड 5 जोड़ा गया एक। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हमने क्या किया, आर्टिकल 15 में क्या अब क्या कर दिया, 15(5) जो मतलब ये वाला आर्टिकल जोड़ा है। ठीक है, आर्टिकल 15(5) जोड़ा है। तो इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 15 या 19(1) जी की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक
और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध उनकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल की बात कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की भी बात कर रहा है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, बिना सहायता प्राप्त हो, कोई सा भी। जो राज्य से पैसा ले रही है वो भी, मतलब सरकार से पैसा ले रही है वो भी, और जो नहीं ले रही है वो भी, तो ठीक है। विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल 31 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से अलग, यानी कि जो कई अल्पसंख्यक वर्ग के भी शिक्षण संस्था होते हैं उससे अलग है ये उससे रिलेट नहीं करता। उसमें ऐसा कोई आरक्षण नहीं है कि 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल जाए, ठीक है। फिर लिखा है 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 97वां संविधान संशोधन किस विषय से है हमारा, ये हमारा है आपका सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य, मतलब सहकारी संस्थाओं से रिलेटेड है। तो 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया और इस संशोधन से सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इम्पॉर्टेंट, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 और सहकारी समिति के लिए। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां, जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे ना दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं भाग 3 में। आर्टिकल 19(1) का जो सी है ग में सहकारी समिति शब्द, और जो भाग 4 है, तो भाग 4 में हम बात करते हैं देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो उसमें 43A के बाद 43B सहकारी समिति का संवर्धन, और जो ये 9A है, भाग 9A, नवा भाग किसके लिए आपका पंचायत तो जो 9A के बाद जो 9B आता है, 9A के बाद 9B, तो इसमें 243ZH और 243ZT जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी समिति को प्रोत्साहित किया गया। 9वें भाग में पंचायत, 9A में आपको नगर पालिका, 9B में आपको सहकारी समिति मिलता है, ठीक है। तो एक हो गया 9B में, ठीक है। और ये जो 43B है, देखो चौथा भाग आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का था, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे आपका जो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ 9B में, सब में आपको सहकारी समिति का के बारे में है। तो सहकारी समिति का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन, कार्य, संचालन संबंधित प्रावधान शामिल है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्टिकल 19(1) में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। अभी फिर वही सहकारी समिति की बात करी गई, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ गया, इस 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 की बात कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। चलिए ये नया है कुछ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य की जो विधान मंडल है द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किए जाएंगे। यानी कि विधान मंडल विधि बनाएगी और कहेगी भैया इतने हो सकते हैं, ठीक है। परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम जा सकती है लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये कब आया हमारा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समिति से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। तो वैसे निदेशकों की संख्या मैक्सिमम 21, मिनिमम विधान राज्य की जो विधानमंडल है कोई विधि बनाकर बता देगी कि मिनिमम इतनी हो सकती है। लिखा है चेंज कर सकती है चाहे तो। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, यानी इसने कहा GST के बारे में कौन सा संविधान संशोधन आया था, तो वो हमारा था, देखिए आया था 2016 में 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है।
देखो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 में प्रभावी हुए थे। ठीक है, भारत में माल और सेवा कर का जो शुभारंभ है वो कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 को हुआ है। अधिनियम 2016 और प्रारंभ जो है आपका 2017। कौन सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 के बाद हमने कहा सारे इम्पॉर्टेंट है, 100 से पहले कुछ कुछ थे। तो संविधान जो है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 किसके लिए था? अच्छा, उसमें कौन क्या हुआ है? तो 95 में क्या, 96 में, 103 में क्या हुआ है? तो चलिए इसकी व्याख्या ही देखते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। तो 94 में गाइस क्या हुआ, जो 2006 में आया था। तो इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया है, मतलब एक आर्टिकल इसमें संशोधन हुआ है, यानी 164वां आर्टिकल है जिसमें संशोधन हुआ। 95 में क्या हुआ है कि 334 में संशोधन हुआ है, 2009 की बात कर रहे हैं। 96 2011 की बात करें, 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ है। अच्छा बताइएगा गाइस कि 8वीं अनुसूची है किस विषय पर? ठीक है, फिर है 103 में आपका 15वें जो है अनुच्छेद 15 में संशोधन। अभी हम पढ़ के आए हैं अनुच्छेद 3, मतलब हमने नोट्स में देखा था, बताइएगा क्या है। 96 भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? मतलब कौन सा ऐसा वाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संविधान संशोधन की जो आपकी शक्ति है ना उसको थोड़ा सा सीमित कर दिया जाए, मतलब आप ईरान तुरान कुछ भी जो है आप संविधान में संशोधन करे जा रहे हैं, सरकार को इसने कहा। तो वो कौन सा केस था? तो बहुत ही सिंपल, देखिए बढ़ते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय, इसमें लिखा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित करी। इस जो ये जो निर्णय है इसको क्या है, निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से क्या किया गया, 24वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में लाया गया। कौन थे यहाँ पे प्रधानमंत्री? गाइस, हर चीज़ में अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम पता है किस प्रधानमंत्री ने करा है? ये थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, जहाँ पे भी कुछ ऐसा आ रहा हो ना जिसमें सरकार को वो फ्री रखना चाह रहा हो तो वो कर रहे हैं, हर जगह इंदिरा गांधी कर रही हैं। ठीक है, तो यही हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा सा नियंत्रित कर रखा था, मतलब एक लिमिट ला दी थी कि भैया आप इतना ज़्यादा संविधान संशोधन कहीं पर भी नहीं कर सकते। बट हमारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया और इसको हटा दिया। कब? 1971, इंदिरा गांधी थी। केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों था? हाई कोर्ट ने क्या कहा, संविधान का जो मूल विशेषता है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं गाइस, मौलिक ढांचा है, उसको प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि मतलब भैया कि आपका जो संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर है ना उसको मत बदलो, मतलब जो मौलिक ढांचा है, जो ढांचा है उसको परिवर्तित मत करो। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। गाइस यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, इसमें लिखा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान का जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसकी जो विधि मान्यता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मतलब इसमें क्या बोला गया था, अभी हमने पढ़ा 24वें में जो आपका है कि जो नियंत्रण की बात, मतलब एक संविधान संशोधन में क्या है, एक सीमा लाने की बात करिए, लिमिट कि मतलब आप हर तरीके से नहीं कर सकते। तो इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन समिति की क्या करी, संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद की उसकी समीक्षा की। और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उसने क्या कहा कि संसद को मूल अधिकारों यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूरी शक्ति है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अगर आपको संशोधन करना है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु वे कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो मूल तत्व है यानी कि जो उसका आधारभूत ढांचा है वो नष्ट हो जाए या परिवर्तित हो जाए।
आप उसी में रहकर आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, सरकार से ऐसा कहा। तो इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उसका निर्णय इसी आधार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब? 1973 वाला। तो यह भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए, संशोधन कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ ये शक्ति किसको मिली हुई है? संसद को मिली हुई है। लेकिन आप मौलिक अधिकारों में संशोधन करिए, लेकिन मौलिक जो ढांचा है संविधान का उसको परिवर्तित करने की कोशिश ना करिए। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। आधारभूत संरचना वही है आपका आधारभूत संरचना, अभी जो हमने बात करी। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ आधारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो आर्टिकल 39 बी और सी में वर्णित हैं, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो इस आर्टिकल में है, प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए और इस कारण निरस्त नहीं किया जाएगा कि वे आर्टिकल 14 और 19 के में जो अधिकार है ना उसको सीमित करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसमें कहा कि जो आपके DPSC हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है, वो इसने कहा कि फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिए इसको। ठीक है, यानी इसने कहा कि जो ये वाला आर्टिकल है वो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ये इससे ऊपर रख दिया इन्होंने। ठीक है, चलो इसमें लिखा है संविधान का 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। देखिए 71 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। तो वो ही ये काम कर सकती थी, बाकी तो कोई नहीं कर रहा था। तो इनके द्वारा क्या है, संविधान में जोड़े गए जो आर्टिकल हैं 36C एंड 31 गा के तहत ये प्रावधान किया गया कि 39B और C में वर्णित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया। मतलब इन्होंने फंडामेंटल राइट से ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को समझा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि ये इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ऐसा संशोधन लाया। उन्होंने कहा कि इसको हम निरस्त नहीं करेंगे ये कहकर कि आर्टिकल 14 ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19 और 31 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। बस ये बात है। और कौन सा संविधान संशोधन? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। मतलब इंदिरा गांधी ने इतना कुछ बदलने की कोशिश करी। चलिए क्या ही करें गाइस, आप इनका जो टाइम पीरियड याद रखिएगा कि किस किस वक्त प्रधानमंत्री थी। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है ना जो सरकार के फेवर में जा रहा है, लोगों के फेवर में नहीं जा रहा है, वो समझ लीजिए उन्हीं के टाइम में हुआ है। बस ये एक ट्रिक थी कि आपको याद रहे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 78। इसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी ने जितनी चीज़ें उस वक्त चेंज करी थी ये यहाँ पे बदल जाती हैं, वापस से पहले जैसी हो जाती है। द्वारा राज्य नीति निर्देशन के सभी जो निदेशक तत्व हैं, राजनीति के सभी निदेशक तत्वों को आर्टिकल 14 और 19 में उल्लिखित जो मूल अधिकार हैं पर जो प्राथमिकता प्रदान की गई। तो क्या 44वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ कि DPSP को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिया गया? ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा मिनर्वा मिल वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 39 ख और 39 ग में उल्लिखित जो नीति निर्देशक तत्व है वो 14 और 19 में उल्लिखित जो आपके मूल अधिकार हैं उस पर प्राथमिकता संवैधानिक है। पर अच्छा, तो इसमें दोनों जो बात करी गई, देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा है केवल दूसरा सही है और पहला गलत। आइए देखिए, तो मिनर्वा मिल वाद 1980। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970। अभी क्वेश्चन में कौन सा था? 44वां।
तो इसके अंतर्गत क्या है, 31 गा का विस्तार कर राज्य नीति निदेशक के सभी जो निदेशक तत्वों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता की मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाए गए। ठीक है, हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स जो मामला है 1980 में असंवैधानिक अवैध घोषित कर दिया गया। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया मिनर्वा मिल्स वाद में। ठीक है, फिर देखा, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और 39 गा में बताए गए निदेशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। ठीक है, तो किसे असंवैधानिक करा गया, 31 गा को। ठीक है, तो फिर दूसरा आपका है आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। अब लिखा है सिक्किम एक नया राज्य बना, किस संविधान संशोधन 36। तो ये देखो, इसमें लिखा है संविधान में 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संघ राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी का। कौन से में, 35 में संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। फिर 36 में क्या किया गया गाइस, 1975 में, तो इसको क्या कर दिया गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम राज्य से संबंध में विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, तो ये जब विशेष उपबंध वाला चैप्टर पढ़ा था तो इसमें 371F में क्या करा गया, सिक्किम के बारे में है, विशेष उपबंध दिया गया इसके लिए। ठीक है, तो बस इतना ही है गाइस इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया, तो ये राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। इसे जो है वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। ओके, तो गाइस कौन सा सही है, इनफैक्ट सारे ही सही हैं। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। इससे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता ज़्यादा है यहाँ पे सिक्किम में। अब यहाँ के मुख्य निवासी क्या हैं, लेप्चा हैं, भूटिया हैं और नेपाली हैं, तीनों ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो गाइस हमने सब राज्य वाले भी पढ़े थे, ठीक है, कि कौन सा राज्य कब बना है। तो इसमें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो वो है आपका 53वां संविधान संशोधन 1986 में। ठीक है, मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर आर्टिकल 371G के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। कौन सा है, आर्टिकल 371G। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना है। सिक्किम कौन सा बना था गाइस, 22वां, मिजोरम बना है 23वां। सिक्किम कब बनता है, 1975 में, ये 1987 में। संविधान 98वां संशोधन विधेयक किसके संबंध में था। तो देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी कि NJC की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। हालांकि 2004 में जो 23वीं लोकसभा क्या होती है आपकी भंग हो जाती है और विधेयक क्या होता है आपका व्यपगत यानी कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर लिखा है भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था। देखिए 2014 का क्वेश्चन है तो हम 2013 का अब तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर हम कहें कि वर्तमान अभी प्रेजेंट की बात करें तो गाइस देखिए 25 मार्च 2021 तक
104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104वां कौन सा हुआ गाइस? जो एंग्लो इंडियंस है ना, उनको हटाने वाला। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।